कक्षा 10 संस्कृत की क्लास को आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अब तक अभी जो हम संधि पढ़ रहे थे उस संधि का नाम है हमारा हल संधि। हल संधि जिसको हम व्यंजन भी कहते हैं। इस संधि में हमने अंतिम क्लास तक सच्युत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जश्यत्व संधि और अनुस्वार संधि, ये 4 संधियां पढ़ चुके थे। अब हमारी जो अगली संधि है उस संधि का नाम है परसवर्ण संधि। नंबर 5 पर सवर्ण संधि। अब देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो संधियां हैं उन संधियों का जो सूत्र होगा वह थोड़ा सा टफ होना शुरू हो जाएगा, कठिन बोलने में और लिखने में। ठीक, अब इस संधि का जो सूत्र होता है वो होता है अनुस्वारस्य यै पर सवर्ण। क्या सूत्र है संधि का? अनुस्वारस्य यै पर सवर्ण। थोड़ा सा बोलने में और लिखने में भी टफ है। अब इसका मतलब क्या? देखो, अब अगर मैं आपको इस सूत्र के माध्यम से समझाऊंगा तो ये संधि समझने में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, ठीक है, लेकिन मैं इसको एक अलग तरीके से भी समझाऊंगा जिससे आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। देखिए, क्या है? अनुस्वारस्य यै पर सवर्ण, ठीक है। अब इस यै का मतलब होता है य। यह है आपके प्रत्याहार। क्या है? प्रत्याहार। इस नियम में कह रहा है कि अनुस्वार के पश्चात यह प्रत्याहार हो तो उसको परसवर्ण आदेश हो जाता है। क्या कह रहा है? कि अनुस्वार के पश्चात यह प्रत्याहार हो तो उसको परसवर्ण आदेश हो जाता है। अब इस नियम से तो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको अलग नियम से समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई वास्तव में इस संधि में होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, इस संधि में क्या होता है? वही बात, संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की होती है। अब देखो, यहां ये कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अनुस्वार होता है, ठीक है। अब अनुस्वार से जब हम आगे यह प्रत्याहार होंगे तो उसका परसवर्ण करेंगे तो आपको संधि समझ में नहीं आ रही। अब मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूं इस संधि में वास्तव में होता क्या है। जो अपने 10वीं स्तर का जो नियम है मैं आपको वो समझाता हूं। ये जो नियम है ये कंपटीशन क्लास में चलता है, ठीक है। अब देखिए, उसमें कहते हैं हम लोग कि किसी भी पद के अंत में क्या हो? म। क्या हो? म हो। और उसके पश्चात यहां वो कह रहा है यह प्रत्याहार। कौन से प्रत्याहार हो? अब यह प्रत्याहार में तो बहुत सारे वर्ण होते हैं, न इतने वर्ण आप बोल सकते हो, न इतने वर्ण यहां हम लिख सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि किसी भी पद के अंत में म हो और उसके पश्चात यहां पर कोई भी स्पर्श व्यंजन। क्या हो? स्पर्श व्यंजन नहीं, स्पर्श व्यंजन। अब ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। तो किसी भी पद के अंत में म हो उसके पश्चात कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो इन दोनों में क्या हो जाएगी? संधि। संधि होने पर क्या होता है? ये जो म है ये म यहां से हट जाएगा, ठीक है। ये म जब यहां से हट जाएगा तो यहां पर नया वर्ण आएगा। अब यहां नया वर्ण क्या आएगा? यहां नया वर्ण आएगा पंचम वर्ण। पंचम वर्ण। अब देखो, जब यहां से ये म हट गया तो पंचम वर्ण किसका आएगा? पंचम वर्ण यहां से आएगा। मतलब यहां जो हमारा वर्ण होगा, ठीक है, यहां जो भी वर्ण होगा उस वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए थोड़ा सा, अब ये संध्या थोड़ी टफ भी है कि पद के अंत में क्या हो? म हो, उसके पश्चात कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो दोनों में क्या हो गई? संधि। संधि होने पर ये म पंचम वर्ण में बदल जाएगा। वो पंचम वर्ण कहां से आएगा? यहां जो भी वर्ण होगा। जैसे मान लो यहां पर हमारा प वर्ण है, ठीक है, तो यहां प है तो यहां इस प का पंचम वर्ण क्या आ जाएगा? म आ जाएगा, ठीक है। तो इससे यहां जो भी वर्ण होगा उस वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण यहां आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको समझिए, ये है अपना नियम। अब होता कैसे है थोड़ा सा भी इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे एक शब्द है हमारा आक्राम।
प्लस ता। अब आप इस संधि को ध्यान से समझना, आक्राम प्लस ता। अब देखिए पद के अंत में क्या होना चाहिए, म हलंत का, तो ये हो गया म हलंत का। उसके पश्चात कोई भी स्पर्श व्यंजन, ये ता स्पर्श व्यंजन है, त वर्ग का पहला वर्ण है, इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि। संधि होने पर ये म यहां से हट जाएगा और इसकी जगह पंचम वर्ण आ जाएगा। पंचम वर्ण किसका, इधर जो भी वर्ण होगा, यहाँ कौन सा वर्ण है, त का पंचम वर्ण क्या होता है, न। म कैसा है, आधा, तो न भी कैसा आएगा, आधा, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, आक्रांता। ठीक है, बात समझ आई, आक्राम धनता आक्रांता। लेकिन अभी हमारी संधि पूरी नहीं हुई। देखिए अब क्या होता है, इसमें एक विकल्प रहता है, ऑप्शंस कहते हैं इसको। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि पद के अंत में म, उसके पश्चात स्पर्श व्यंजन हो तो इस म को पंचम हो जाता है इस स्पर्श व्यंजन का। लेकिन इससे पहले हमने एक संधि पढ़ी थी, उस संधि का नाम था अनुस्वार संधि। उस संधि का नियम क्या था, वो सुनिए। उस संधि का नियम था कि किसी भी पद के अंत में क्या हो, म हो, और उसके पश्चात कोई भी व्यंजन हो, तो दोनों में संधि होने पर इस म के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, अनुस्वार आदेश हो जाता है। तो ये नियम यहां भी लागू हो रहा है। देखिए पद के अंत में क्या होना चाहिए, म, तो ये म हो गया। ठीक है, उसके पश्चात कोई भी व्यंजन हो तो ये त व्यंजन है, तो ये जो संधि का नियम है वो भी यहां लगेगा। तो उसका भी एक ऑप्शन बनेगा, उत्तर बनेगा, और वो क्या बन जाएगा, आक्रांता। ठीक है, आक्राम दंता आक्रांता ये लिखोगे तो संधि का नाम हो जाएगा पर सवर्ण संधि, और अगर ये लिखोगे तो संधि का नाम हो जाएगा अनुस्वार संधि। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे अगर प्रश्न आएंगे, ठीक है, इस तरीके से संधि विच्छेद किया हुआ आएगा, तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक हो जाएगा आपके पर सवर्ण संधि का, दूसरा हो जाएगा अनुस्वार संधि का। ठीक है, इसी प्रकार ये जो शब्द हम पढ़ने बार बार संधि संधि संधि, ठीक है, अब इस संधि का ही संधि विच्छेद करते हैं। इस संधि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा सम धन धी। क्या हो गया, सम धन धी। अब देखिए पद के अंत में म हो गया, ठीक है, म होना चाहिए, उसके पश्चात स्पर्श व्यंजन, ये धी स्पर्श व्यंजन है ध, दोनों में संधि हो जाएगी। संधि होने पर इस म का पंचम हो जाएगा यहां से। अब इस म का पंचम हो जाएगा यहां से, ये किस वर्ग का, ये त वर्ग का है। त वर्ग का पंचम क्या होता है, न, तो यहां शब्द क्या बन जाएगा, संधि। तो ये संधि तो बना हमारे पर सवर्ण संधि से, और इसको जब मैं अनुस्वार संधि में ले जाता हूं तो वहां क्या बन जाएगा, संधि। तो दो ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। ठीक, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इसी प्रकार इसके और भी कई शब्द, जैसे एक शब्द आता है गंगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गम दन गा। ठीक है, क्या संधि विच्छेद रहेगा, गंगा का गम दन गा। इसी प्रकार एक शब्द है अमदनकित, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अंकित। ठीक है, अमदनकित का क्या बन जाएगा, अंकित। इसी प्रकार और भी सही, जैसे एक शब्द है किंचित, अब अगर इसका मैं संधि विच्छेद करता हूं तो क्या हो जाएगा, किम दन चित। इसके बाद जो हमारी अगली संधि है नंबर 6, संधि है हमारी चतुर्व संधि। चतुर्व संधि, अब देखिए इस संधि का जो सूत्र होता है वह होता है खरी च। देखो सूत्र भी थोड़े से इसके कैसे अजीब से हैं। ठीक है, खरी च, इससे पहले था अनुस्वारस्य यही पर सवर्णे, इसके बाद जो अगला आएगा यरो अनुनासी के अनुनासी को हुआ, इस तरीके के। ठीक है, तो सूत्र मैं आपको पहले अगली लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि सूत्र याद हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो जो हमारी संधि है उस संधि का नियम क्या होता है वो हमें अच्छे से आना चाहिए, और उस नियम से हम किस प्रकार शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्दों का संधि विच्छेद कर सकते हैं, शब्दों का संधि पद बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस चतुर्व संधि में इस खरीच जो सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ क्या होता है, ये होता है, देखो पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो संधि होती है वह होती है पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की। यहाँ जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वह होगा हमारा झल प्रत्यार। इस झल प्रत्यार को हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
ठीक है। कहाँ? जश्त्व संधि में। इस झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं पहले बता चुका हूं। इसमें होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स ह वर्ण। ठीक है। किसी भी पद के अंत में झल प्रत्याहार हो उस, ठीक है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स ह, कुल मिला के 24 वर्ण। और उसके पश्चात कह रहा है कि खर प्रत्याहार हो। क्या हो? खर प्रत्याहार। ठीक है। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? खर प्रत्याहार में होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, स। ठीक है। थोड़ा सा समझने लायक नियम है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। संधि का नाम है चतुर्व संधि, सूत्र है हमारा खरीच। नियम क्या कह रहा है? किसी भी पद के अंत में झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स ह वर्ण, और उसके पश्चात खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा स वर्ण, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी? संधि। संधि होने पर क्या होता है कि ये जो हमारा झल प्रत्याहार है ये बदल जाता है चर प्रत्याहार में। किसमें बदल जाता है? चर प्रत्याहार में बदल जाता है। और चर प्रत्याहार में क्या होते हैं? 5 वर्ण होते हैं, क, च, ट, त और प। अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, ये संधि का नियम है। ठीक है। थोड़ा सा दिखने में भी और लिखने में भी टफ है, समझने में भी टफ है। दोबारा सुन लीजिए। संधि का नाम चतुर्व संधि, खरीच इसका सूत्र, नियम किसी भी पद के अंत में झल प्रत्याहार हो, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स ह वर्ण हो। उसके पश्चात खर प्रत्याहार हो, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा स दोनों में संधि हो जाएगी। संधि होने पर ये जो झल प्रत्याहार है किसमें हो जाएगा? चर प्रत्याहार में बदल जाएगा। कैसे? चर प्रत्याहार में क्या होते हैं? क, च, ट, त, प, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। सीधी सी भाषा में बात करें तो यहां जो भी वर्ण होगा, ठीक है, ध्यान से समझना, यहां जो भी वर्ण होगा वह वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। इससे पहले हमने एक संधि पढ़ी थी जश्त्व संधि, उसमें भी क्या होता था? यहां पर झल प्रत्याहार का वर्ण होता था। तो उसका नियम क्या था कि जो भी यहां वर्ण था झल प्रत्याहार का, वह वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता था। और इस चतुर्व संधि में झल प्रत्याहार का वर्ण जो भी यहां होगा वह अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। कैसे? देखिए। सद, धन, कार। ध्यान से देखना। नियम क्या कह रहा है? संधि होती है पहले शब्द के अंतिम वर्ण की और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की। यहां कह रहा है पहले शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए झल प्रत्याहार। अब यहां देखिए, ये द झल प्रत्याहार का वर्ण होता है? बिल्कुल होता है। कैसे? ये जो द है, ये द आपके त वर्ग का तीसरा वर्ण है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण क्या होते हैं? झल प्रत्याहार होते हैं। उसके पश्चात क्या होना चाहिए? खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, स। तो यहां देखिए, ये आ गया आपके क। ये क वर्ग का पहला वर्ण, दोनों में संधि हो जाएगी। संधि होने पर ये जो झल प्रत्याहार है द, ये अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। तो द का प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा? त। द कैसा है? आधा, तो त भी कैसा आ जाएगा? आधा। और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? सत्कार। क्या बन जाएगा? शतकार। ठीक है। इसी प्रकार और भी कई शब्द है, जैसे शब्द है हमारा उत्पन्न। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उद्दनपन। ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है ककुभ। ठीक है, धन प्राप्त। अब ये जो शब्द है ये आपकी पुस्तक का है। ठीक है, तो इसका भ है। ठीक है, तो भ अपने ही पहले तो क्या बनेगा? ककूप प्राप्त। कूप प्राप्त। इसी प्रकार एक शब्द है विपद, धन काल। यहां बन जाएगा
विपत काल। एक शब्द है हमारा उत्थानम। अब जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे उत्थानम का, तो बन जाएगा उद्धन थानम। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके शब्द हैं किसके, चतुर्व संधि के। सिंपल सी बात है, चतुर्व संधि में क्या करना है कि ज्यादातर जो देखो यहां जितने भी वर्ण आपको देखने को मिलने तीसरा वर्ण है। ठीक है, सिर्फ एक ये जो है ये चौथा वर्ण होता है, तो मैक्सिमम क्या होता है यहाँ तीसरा वर्ण, और वो तीसरा वर्ण किस में बदल जाएगा, हमारे पहले वर्ण में बदल जाता है चतुर्व संधि के नियम के अंतर्गत। तो ये थी हमारी चतुर्व संधि। एग्जाम में ये शब्द पूछा जा चुका है और एक शब्द ये शब्द आपके पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हमारी जो अगली संधि है नंबर 7, उस संधि का नाम है अनुनासिक संधि। नंबर 7 संधि का नाम है अनुनासिक संधि। कौन सी संधि है, अनुनासिक संधि। अब इस संधि का जो सूत्र होता है, ठीक है, वह भी थोड़ा सा टफ है। वो सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। क्या सूत्र है इसका, है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अब देखिए सूत्र लिखने में भी कठिन और बोलने में भी कठिन। ठीक है, इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, सूत्र हमारे को याद हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो हमारा नियम चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका नियम क्या होता है। इसका नियम होता है कि जो यर प्रत्यार होते हैं, ठीक है, क्या कौन से प्रत्यार, यर प्रत्यार होते हैं, उन यर प्रत्यारों के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण हो, क्या हो, यर प्रत्यार हो, उसके पश्चात कोई भी अनुनासिक वर्ण हो, तो वो जो यर प्रत्यार के वर्ण होते हैं अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, संधि का नाम क्या है, अनुनासिक संधि। सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। नियम, किसी भी पद के अंत में यर प्रत्यार हो। ठीक है, अब यर प्रत्यार क्या होते हैं, यर प्रत्यार का अर्थ होता है र और ह को छोड़ के जितने भी व्यंजन हैं, ठीक है, र और ह को छोड़ के जितने भी व्यंजन है वो सारे के सारे यर प्रत्यार के वर्ण होते हैं। तो किसी भी पद के अंत में यर प्रत्यार हो, उसके पश्चात कोई भी अनुनासिक वर्ण हो, तो दोनों में संधि हो जाएगी। संधि होने पर वो जो हमारा अनुनासिक यर प्रत्यार है वो यर प्रत्यार अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, शायद इस बात को आप समझ नहीं पाए होगे। अब देखो समझ इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि किसी सूत्र से समझाना थोड़ा सा टफ रहता है, कठिन रहता है। अब मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूं, फिर आप जल्दी समझिए। इसका क्या नियम है, देखिए, जब हम समझाते हैं तो हम इसको कहते हैं किसी भी पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, क्या हो, प्रथम वर्ण। वैसे यहाँ होते यर प्रत्यार है, यर प्रत्यार के बारे में मैंने बताया, र और ह को छोड़ के सारे के सारे व्यंजन आते हैं। लेकिन होता क्या, यहाँ ज्यादातर आपको प्रथम वर्ण और उसके पश्चात किसी भी वर्ग का क्या हो, पंचम वर्ण, क्या हो, पंचम वर्ण हो, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। संधि होने पर ये जो हमारा प्रथम वर्ण है, ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ये इसका छोटा सा सूत्र है। देखो यहां से भी मैंने आपको समझाया कि भाई किसी भी पद के अंत में यर प्रत्यार हो, उसके पश्चात कोई अनुनासिक मतलब पंचम वर्ण हो, तो दोनों में संधि हो जाएगी। संधि होने पर वो जो यर प्रत्यार का आपका वर्ण है, वो यर प्रत्यार का वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अगर आपको यहां से समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो एक दूसरा नियम है। ठीक है, इसमें मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं कि किसी भी शब्द के अंत में प्रथम वर्ण, क्योंकि यहां ज्यादातर जो हमें वर्ण देखने को मिलेगा वह मिलेगा प्रथम वर्ण। किसी भी पद के अंत में प्रथम वर्ण हो, उसके पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो। ये नहीं कह रहा हूं कि यहां जो प्रथम वर्ण है उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो, नहीं, किसी भी वर्ग का पंचम।
तो दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। संधि होने पर यहां जो प्रथम वर्ण होगा, ठीक है, मान लो यहां प्रथम वर्ण है आपने च, तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण इस नियम में बदल जाएगा। ये संधि का नियम है। अब इस नियम को मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। देखिए, शब्द है हमारा जगत प्लस नाद। अब आप इसको समझिए, जगत प्लस नाद। नियम क्या कहता है, ये सूत्र का भी नियम है और ये हमारा भी नियम है। तो हम हमारे नियम से पढ़ते हैं कि पद के अंत में क्या होना चाहिए, प्रथम वर्ण। तो ये प्रथम वर्ण आ गया। उसके पश्चात क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण। तो यहाँ पंचम वर्ण हो गया। दोनों में क्या हो गई हमारे, संधि। संधि होने पर ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो ये जो त है, ये त अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण, त का पंचम वर्ण क्या होता है, न। तो जब दोनों को मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द हमारा बन जाएगा जगत जगन्नाथ। क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। ठीक है, सिंपल सा शब्द है और ये शब्द बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है हमारा जैसे तत्, धनमय। ठीक है, सेम नियम, पद के अंत में प्रथम वर्ण, उसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, दोनों को मिलाया, त के स्थान पे इसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, तन्मय। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है सट, धनमुख। तो क्या बन जाएगा, सण मुख बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द होता है वाक, धनमय। क्या बन जाएगा, वांगमय बन जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द है, जैसे मान लो ऐसे पूछ ला आपसे एग्जाम से, अम्य शब्द का संधि विच्छेद करो, तो क्या हो जाएगा, अप धनमय। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द मैं लिखता हूं एतत्, धन मुरारी। तो क्या बन जाएगा, एतन मुरारी। इसी प्रकार एक शब्द है इसका तन्मात्र। तो क्या हो जाएगा, तत् प्लस मात्र। क्या हो जाएगा, तन मात्र हो जाएगा। तो ये है संधि, कौन सी, अनुनासिक संधि, जिसका सूत्र है यरो अनुनासिक के अनुनासिको हुआ। क्या नियम कह रहा है, किसी भी पद के अंत में प्रथम वर्ण हो और उसके पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, दोनों में संधि कर देंगे। संधि होने पर यह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जिसको मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया है। ठीक है, अब हमारी जो हल संधि की जो सबसे अंतिम संधि जो हमें पढ़नी है, उस संधि को पढ़ते हैं। और वो संधि कौन सी है, देखिए, दो मिनट की संधि है, छोटी सी। ठीक है, और समझने में भी बहुत सरल है। सिंपल सा नियम, संधि का नाम है, आपने नंबर 8 संधि है। संधि का नाम है लत्व संधि। लत्व संधि, देखिए नाम से स्पष्ट है, क्या कह रहा है, लत्व। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो भी विकार होगा, यहां पर जो भी परिवर्तन होगा, वो क्या होगा, ल के रूप में होगा, मतलब ल ही होगा। नियम क्या कह रहा है, नियम कहता है कि किसी भी पद के अंत में त या द वर्ण, ठीक है, और उसके पश्चात ल वर्ण। ठीक है, किसी भी पद के अंत में त या द वर्ण, उसके पश्चात ल वर्ण हो, तो दोनों में संधि हो जाएगी। संधि होने पर ये जो दोनों वर्ण है, त और द, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा, ये किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाता है। ये है आपकी संधि। और इस संधि का जो सूत्र वो हम लिखना भूल गए, उसका नाम है तोरली। क्या सूत्र है, तोरली। सीधी सी भाषा में बात करें तो इस तोरली का मतलब होता है कि इस सूत्र का जो नियम होता है वो होता है कि पद के अंत में त वर्ग हो तो वो, और उसके पश्चात क्या हो, ल हो, तो ये जो त वर्ग है, ये त वर्ग किस में बदल जाता है, ल में। और यहां आपको त वर्ग में केवल दो वर्ण ही देखने को मिलते हैं, त और द। तो इन त और द के बाद अगर ल हो तो इन दोनों को मिलाएंगे संधि से, तो ये त और द के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ल आदेश हो जाता है। अब इसके दो चार उदाहरण है, देख लीजिए। वैसे एग्जाम में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा। जैसे देखिए, शब्द है हमारा तत्, धन लीन।
नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है पद के अंत में क्या होना चाहिए? त या द या त वर्ग का कोई भी वर्ण हो, और उसके पश्चात क्या है? ल है। दोनों में क्या हो गई? संधि हो गई। संधि होने पर यहां क्या बन जाएगा? ये त के स्थान पर आधा ल हो जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा तल्लीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तत् धन लीन बराबर तल्लीन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है हमारा उल्लास। ठीक है, तो इसका संधि से क्या? उद धन लाश हो जाएगा। ठीक है, उल्लास हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है हमारा तत् धन लय, तो क्या बन जाएगा? तल्य। इसी प्रकार एक शब्द होता है हमारा उल्लेख। कई जगह शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका जब संधि से करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत धन लेख। उल्लेख का संधि से उत धन लेख। ये हमारी छोटी सी संधि थी, जिस संधि का नाम है हमारा लत्व संधि, जिसका सूत्र है तोरली। नियम है किसी भी पद के अंत में त वर्ग हो, ठीक है, और उसके पश्चात ल वर्ण हो, तो वह त वर्ग किस में बदल जाता है? ल में बदल जाता है। वैसे त वर्ग में आपको ज्यादातर जो शब्द देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे त और द। तो किसी भी पद के अंत में त या द वर्ण दिखे और उसके बदला ल दिखे, तो अपने आप ही क्या करना है? इस शब्द को ल में परिवर्तित करना है। ठीक है, और इस प्रकार से दिखाई दे कि भाई आधा ल और पूरा ल जुड़ा हुआ है, तो वहां अपने आप ही आंख बंद करके हम कौन सी संधि कर देंगे? लत्व संधि कर देंगे। ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे? ये जो है, ठीक है, इस ल को हटा के इसके स्थान पर त या द वर्ण कर देंगे। तो ये जो हमारी संधि थी, ये संधि थी कौन सी? हल या व्यंजन संधि। इस हल या व्यंजन संधि में हमने 8 संधियां पढ़ी। नंबर 1 सचुत्व संधि, नंबर 2 इष्टुत्व संधि, नंबर 3 जसत्व संधि, नंबर 4 अनुस्वार संधि, नंबर 5 परसवर्ण संधि, नंबर 6 चतुर्व संधि, नंबर 7 अनुनासिक संधि और नंबर 8 लत्व संधि। अब